नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चों? प्राचीन भारत चल रहा है। और प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जितना मैंने करा दिया, मैं 2 मिनट तुम्हें रिवीजन दे देती हूँ, फिर शुरू करेंगे। हमने भाई मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और कब रखी थी मेरे बच्चों? 322 ईस्वी में रखी थी। पीछे ये बातें नहीं, 322 ईस्वी में रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का जो है अंत करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? नंद वंश का जो राजा था घनानंद को पराजित करके और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। और किसकी सहायता से उन्होंने घनानंद को पराजित किया? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है, और वास्तविक नाम पूछे तो विष्णुगुप्त कहा जाता है मेरे बच्चों। क्लियर? और कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी रे? अर्थशास्त्र पुस्तक है। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है भी, और चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है जो पहला राज्य है। उसके बाद उसका बेटा आता है मेरे बच्चों, बिंदुसार। और इसमें क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, और एक सुन लेना, मौर्य साम्राज्य से 100% ग्रुप डी में क्वेश्चन आता ही आता है। पीछे का 2018 का उठा लेना, 23 वाला उठा लेना, तुम्हें उसमें मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मेरे बच्चों उसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बिंदुसार ने आजीवन सांप्रदायिकता को अपनाया। उसके बाद उसका बेटा आता है अशोक। हमने 2 राजा पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। उसके बाद उसका बेटा आएगा अशोक। हम आज अशोक के बारे में जानेंगे। तीसरा राजा, ये 3rd राजा आएगा। कौन? अशोक में। अशोक। अब सुनो, पहले मैं तुम्हें एक कहानी के तौर पे अशोक की कहानी बता देती हूँ, फिर हम लाइन बाई लाइन इनके बारे में लिख लेंगे। अशोक जो मेरे बच्चा, जैसे महाप्रतापी राजा, शक्तिशाली, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अगर बात करें तो अशोक का है। इसके दादा भी शक्तिशाली थे, इसके पिताजी भी ठीक थे। और इसके पिताजी बिंदुसार को कहा जाता है महान पिता का पुत्र, और महान है पुत्र का पिता। मेरे बच्चों किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है, क्योंकि महान उसके पिता थे बिंदुसार के, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पुत्र बिंदुसार का जो कौन है? अशोक है मेरे बच्चों। और बात करें पहले, इससे पहले एक छोटी सी, लिखना नहीं है तुम्हें अभी किसी को, किसका बेटा है ये? बिंदुसार का। किसका मेरे बच्चों? बिंदुसार का। बिंदुसार के 2 बेटे थे मेरे बच्चों, एक तो अशोक था, एक जो है सुसीम था। 2 तो ये बताया गया है, बहुत सारे थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जीवन काल जो है ये चलेगा 273 BC से ये शासन करेगा। कब तक करेगा मेरे बच्चों? क्योंकि इसकी मृत्यु जो है 232 BC में हो जाएगी, तब तक ये शासन करेगा। परंतु ये 73 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? बिंदुसार की हो जाएगी। शासन तो इसके हाथ में चला जाएगा, परंतु गद्दी पे नहीं बैठेगा। ये गद्दी पे बैठेगा अशोक, वो बैठेगा 269 BC में बैठेगा, क्योंकि तब तक ये अपने भाइयों का निपटारा करेगा। साम्राज्य में तुम पता है, जैसे मेरे बच्चों अभी भी अगर हम हमारे जीवन से जोड़ें तो पिता की मृत्यु के बाद जो भाई होते हैं, जमीन का होता है, तो उनमें लड़ाइयाँ चलती रहती है, तुम्हें पता है। वैसे ही उनका था, तो है बिंदुसार और एक सुसीम। जो बिंदुसार ने अशोक को जो राज्यपाल बनाया हुआ था, वो अवंती का राज्यपाल बनाया हुआ था। किसका था? अवंती का राज्यपाल था। और अवंती और उज्जैन में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये कहते हैं तक्षशिला विद्रोह को दबाने, तक्षशिला विद्रोह हुआ था उसको। तक्षशिला कहाँ पड़ता है बताओ? तक्षशिला कहाँ पड़ता है? नालंदा। और विक्रमशिला पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में है या बताओ, कंफर्म करो। मैंने तुम्हें सारी बातें बताई है। नालंदा बिहार में है, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है ना? अरे पाकिस्तान में है ना? तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है?
पाकिस्तान में। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कहाँ, बिहार में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कहाँ, बिहार में। ये आगे जैसे आएगा तो मेरे बच्चों, उन्होंने तक्षशिला विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने उस सफल रहा, ये बताया गया है। तो उनकी कहीं इच्छा थी भी अशोक आगे आने वाला राजा बनेगा। तो उसके बाद कहते हैं भी बिंदुसार की जो 273 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है अशोक आता है और अशोक 273 में आ जाता है। किसका राजा बनता है ये, मगध का। किसका बनता है, मगध का, उस साम्राज्य का। तो उसमें बाद में इनके भाइयों में और इनमें बहस छिड़ती है भी कौन उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक कहते हैं भी छोटा था, तो अशोक, इनके बीच 4 साल तक ये राजगद्दी के लिए इनके बीच में संघर्ष रहा। इनके बीच में, अशोक और उनके भाइयों के बीच में। 4 बरस के बाद जो है उसका राज्य अभिषेक होगा, वो 269 बीसी में होगा। कब होगा, 269 बीसी में होगा, और वो राजगद्दी पे बैठ जाएगा। उसके बाद वो अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा। और जो है ये अशोक जो कहते हैं मेरे बच्चों, ये आगे जाके कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बनेगा, बौद्ध धर्म को अपनाएगा। परंतु ये कहते हैं उन्होंने 2 बार यात्रा की थी। उन्होंने शिलालेख लिखाने का काम किया था। उन्होंने शिलालेख लिखाए, स्तंभ लेख लिखाए। शिलालेख में अभिलेख हम पढ़ेंगे 14 है, जो 8 जगह देखने को मिलेंगे। स्तंभ हम 7 पढ़ेंगे, जो 6 जगह तुम्हें देखने को मिलेंगे। इनके बारे में मैं बताऊंगी भी कौन सा बड़ा है, किसके बारे में इसके। और इसके कलिंग युद्ध की जानकारी हमें देता है वो 13वां शिलालेख हमें जानकारी देता है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो मेरे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, जिसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग का युद्ध जो मेरे बच्चों, कलिंग युद्ध जो हुआ था, वो ये क्षेत्र वर्तमान में अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है, ओडिशा वाला क्षेत्र है। ये पीछे वाली ग्रुप डी की भर्ती हुई है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था भी जो कलिंग का एक शिफ्ट में ये पूछा भी जो है अशोक और कलिंग के जो राजा खारवेल थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ वो कब हुआ, 261 बीसी में हुआ कलिंग का युद्ध। मेरे बच्चों लिखना नहीं है तुम्हें, मैं सारी बातें ये लिखा दूंगी, पहले सुन लो कहानी। कलिंग का युद्ध होता है 261 बीसी में। इसमें कौन जीत जाता है, अशोक जीत जाता है। इसका हृदय परिवर्तन होता है क्योंकि कहते हैं उसमें 1 लाख मारे गए थे, पता नहीं भी कौन काउंटिंग कर रहा था। जो है 1-1.5 लाख बंदी बना लिए गए थे। तो महिलाएं चिल्ला रही थी, जो विधवा हो गई थी, बच्चे जो अपने माँ बाप से पिछड़ गए थे वो भी चिल्ला रहे थे। तो उनकी जो क्रूरता को देख के, उनकी जो इतने मारकाट को देख के उसका किसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है मेरे बच्चों। और इसको जो इन्होंने अगर पूछे भारत में सबसे पहले शिलालेख की शुरुआत करने वाला कौन था, अशोक ही था। अगर भारत में तुमसे पूछ ले भी शिलालेख और स्तंभ लेखों की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, अशोक ही था। और उन्होंने किसकी प्रेरणा से ये किया था, तो जो है ईरानी शासक जो दारा सिंह के कारण, दारा जो ईरानी शासक था उसके कहने पे उन्होंने जो है क्या, किसका, शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में उन्होंने लिखवाए थे मेरे बच्चों। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सा। जैसे फिरोज शाह तुगलक जो है ये हमारे अंबाला से इधर दिल्ली ले जाता है, मेरठ वाला दिल्ली ले आता है, और एक जो है अकबर ले आता है भी इलाहाबाद कौसम्बी से। तो वो सारे मैं तुम्हें लिखाने का काम करूंगी इसके बारे में। ये फिर जो है ये कहते हैं भी अशोक जो है, इसको जानकारी कौन देगा बौद्ध धर्म की, तो इसकी जो एक भतीजा होगा मेरे बच्चों, निग्रोथ जो इसका एक भतीजा होगा, वो उसको बौद्ध ग्रंथ की जानकारी देगा। और जो इसको शिक्षा देगा बौद्ध ग्रंथ की, वो जो है उपगुप्त देगा। कौन देगा, उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षुक होगा, वो इसको क्या देगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा देगा। और उसके बाद कहता है भी ये इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने सांची स्तूप बनाया। सांची स्तूप बहुत इसमें महत्व रखता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा बताएगा भी मेरे को, सांची का स्तूप जो है किस नोट पे हमें ये चित्र मिलता है, सांची का स्तूप जो है किस नोट पे है, ये फोटो किस नोट पे है। जैसे 100 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, किस सरकारी मुद्रा कौन सी, 200 का मेरे बच्चों, किस नोट पे, 200 का जो नोट है मेरे बच्चों उस पे सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप भी किसने निर्माण करवाया था, अशोक ने करवाया था। और ये सांची का स्तूप पड़ता कहाँ है मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कौन से जिले में पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। तो मेरे बच्चों ये स्तूप भी जो है, और अपने जो एक बेटा है, इसकी एक बेटी है जो सुमित्रा है, और इसका बेटा है महेंद्र है, उसको श्रीलंका ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजेगा।
बौद्ध धर्म का प्रचार ये श्रीलंका तक है जो करेगा। जो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किसको भेजा था, तो अपनी बेटी को भेजा था जो सुमित्रा है, और अपने बेटे को भेजा था जो वो महेंद्र है। क्लियर मेरे बच्चों? और बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, प्रचार भी किया और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और फिर बाद में कहते हैं भी इनके जो आगे इसका वंश आएगा ये अंतिम है, अंतिम तो बरीदरथ होगा। और परंतु ये इसके बाद जो है इसके जो राजा आएंगे मौर्य साम्राज्य के, वो कमजोर शासक होंगे। और कमजोर शासक होता है, तुम्हें पता ही, अभी साम्राज्य बिखर जाता है, धीरे धीरे इनका मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा। और इसमें जो है इसके कई आएंगे उत्तराधिकारी, उनका नहीं पढ़ेंगे, बस अशोक का तुम्हें मेन पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, अब हम इसका लीनियर जो है, जैसे भी इसका जन्म जो है वो सारा हम पढ़ेंगे। समझ में आई भी कहानी? अरे समझ में आई? चलो भी लिखे, लिखो। और एक जो है मेरे बच्चों, एक ध्यान रखना, ये अशोक नाम की जो हमें जानकारी देता है भी, अशोक वर्धन जो है, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, इसका एक लघु शिलालेख मिलेगा, उसमें ये इसकी जानकारी मिलेगी। इसके नाम की भी, जो इन्होंने कहा मैं बौद्ध शाक्य हूँ, इन्होंने कहा मैं बौद्ध शाक्य हूँ। और इसकी जो अशोक वर्धन की जो जानकारी भी मिलती है वो एक मास की और एक गुर्जरा शिलालेख होगा, उसमें इसकी अशोक वर्धन नाम की जानकारी मिलती है। क्लियर? वो सारे मैं लिखवा दूंगी। लिखो मेरे बच्चों, अशोक का, पहले तो अशोक का जन्म लिखो। अशोक का जन्म, इसका जन्म हुआ था 304 बीसी में। इसका जन्म हुआ था 304 बीसी में। इसके पिता का नाम बताओ रे। हाँ जी, पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार था। माता का नाम लिखो मेरे बच्चों। माता का नाम सुबरदागी था। सुबरदागी था। और ये जो है मेरे बच्चों, इसका शासनकाल जो है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, इसका शासनकाल जो है मेरे बच्चों 273 है बीसी से लेके, और जो है इसका 232 बीसी तक रहेगा। और याद रखना, इसका जो राज्याभिषेक होगा, वो कब होगा? 269 बीसी में होगा मेरे बच्चों, 4 वर्ष के बाद। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद, क्योंकि इन्होंने अपने पहले भाइयों को निपटाया, सभी भाइयों को जो है उनके साथ युद्ध किया और उन्होंने गद्दी हासिल की थी। तो याद रखना, इसका राज्याभिषेक होगा, वो कब होगा? शासन तो इसका कब आ गया? 273, परंतु ये गद्दी पे बैठा, इसका राज्याभिषेक हुआ वो 269 बीसी में हुआ, 4 वर्ष के बाद हुआ था। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे लिखो मेरे बच्चों। और ये पूछे भी, ये मान लो राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का बताया मैंने तुम्हें? बताया है, बताओ रे। अगर राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? ये राज्यपाल की बात करें, ये कहाँ का था? अवंती का था। और अवंती जो है मेरे बच्चों, ये मैंने तुम्हें बताया, अवंती क्या है मेरे बच्चों? अरे ये नहीं लिखा, क्या है अवंती? महाजनपद। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो ये अवंती का क्या था? राज्यपाल था, राजा बनने से पहले। क्लियर है? और इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो अवंती से उज्जैन तक किया था। और इन्होंने किस विद्रोह को दबाया था पहले? 73। उसकी पहले बात करें तो किस विद्रोह को दबाया था उन्होंने? तक्षशिला विद्रोह को। तक्षशिला विद्रोह को 2 बार दबाया। तक्षशिला विद्रोह को 2 बार है। इसके पिताजी ने इस जो क्या था, ये अवंती का जो राज्यपाल था, और इसके पिताजी ने उसे तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला विद्रोह को 2 बार दबाया था। ये याद रखना भी किस है, उन्होंने जो है अपने राजा बनने से पहले ही उन्होंने तक्षशिला विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसको दबा दिया था 2 बार। इतना याद रखना। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसका जन्म, उन्होंने राज्यपाल था वो अवंती का, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार अवंती से उज्जैन, ये याद रख लेना। अगर बात करें उन्होंने अवंती और उज्जैन पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था जब वो राज्यपाल था।
उज्जैन भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये बात नोट कर लेना तुम, ये दोनों ही कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, तुम साथ साथ ये नोट करते जाओगे तुम्हारे लिए इजीली हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो पहले इसका लिखो भी, जो है 2 शिलालेख थे, कौन कौन से लिखो। अशोक नाम की जानकारी हमें देता है भी कहां से? एक मास्की था, मास्की और बातें नहीं भी गुर्जरा जो है शिलालेख हमें जानकारी देते हैं। किसके देते हैं? शिलालेख जानकारी देते हैं। इसके भी क्या नाम था उनका? अशोक वर्धन। जो मास्की और जो है गुर्जरा जो शिलालेख है हमें जानकारी देता है अशोक वर्धन नाम के। बातें नहीं भाई, बातें नहीं, अशोक वर्धन नाम की हमें जानकारी देता है। अगर ये कहे इसका राज्याभिषेक कब हुआ मेरे बच्चों? चलो मैं वही नोट करा देती हूँ तुम्हें। हाँ चलो, जो राज्याभिषेक हुआ है मेरे बच्चों, और इसकी जो हमें जानकारी, इस राज्याभिषेक की जानकारी हमें जो एक शिलालेख देता है, और इसमें जो है ये लघु शिलालेख देता है। लघु शिलालेख में इसको इन्होंने अपना जो संबंध बताया है वो बौद्ध शाक्य से बताया है। राज्याभिषेक जो हुआ था मेरे बच्चों, कब हुआ था? 269 में। ये जानकारी एक हमें राज्याभिषेक की भी जानकारी देता है, ये ध्यान रखना, राज्याभिषेक की जानकारी देता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख मेरे बच्चों, शिलालेख हमें जानकारी देता है। और उसमें जो है अशोक ने क्या बताया मेरे बच्चों? इस लघु शिलालेख में क्या बताया उन्होंने? बौद्ध शाक्य से है मेरा, बौद्ध शाक्य। एक मिनट मैंने बच्चों बुद्ध लिख दिया, मैं बौद्ध लिख देती हूँ। एक मिनट। हाँ, बौद्ध शाक्य। उन्होंने अपना संबंध कहां से बताया? बौद्ध शाक्य से। इसके नीचे लिख लो, याद रह जाएगा, अपना संबंध बताया उन्होंने भी। मेरा संबंध है वो बौद्ध शाक्य से है। वैसे तो वास्तव में था उनका बौद्ध शाक्य से, क्योंकि क्या थे उसके जो दादाजी थे, उन्होंने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके पिताजी तो आजीवन है सांप्रदायिक निर्गुण भगवान के वो भगत रहे थे, नास्तिक रहे थे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब लिखो मेरे बच्चों, अगर पूछे भी इनके जो शिलालेख मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 14। इसके जो शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे बच्चों? शिलालेखों की संख्या है वो कितनी है? 14। 14 है। ये 8 जगह सॉरी मेरे बच्चों, 14 शिलालेख है। दोबारा सुन लो, 14 शिलालेख है। और ये हमें कहाँ कितनी जगह से प्राप्त होगा? 8 जगहों से प्राप्त होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 8 जगहों से ये प्राप्त हुए। 14 शिलालेख है, 8 जगहों से प्राप्त हुए। किसके? अशोक के। और इसके जो स्तंभ लेख है मेरे बच्चों, स्तंभ लेख है वो 7 हैं, और ये हमें 6 जगहों से प्राप्त हुए। 7 स्तंभ लेख है। 7 स्तंभ लेख हम लिखेंगे पहले, इसके बारे में वो लास्ट में मैं तुम्हें लिखा दूंगी। 7 स्तंभ लेख है, पहले इतना लिखो। 7 स्तंभ लेख है जो हमें 6 जगहों से मिले हैं, और 14 शिलालेख है जो हमें 8 जगहों से मिले हैं। और ये शिलालेख और स्तंभ जो लिखे गए हैं ये 4 भाषाओं में लिखे गए हैं मेरे बच्चों। कौन कौन सी भाषा? बर्मी, ख्रोष्टी, अरमाइका और ग्रीक। जो ये शिलालेख और स्तंभ लिखे गए हैं ये 4 भाषाओं में लिखे गए हैं। अगर भाषा पूछे, अशोक के टाइम जो आम जनता की भाषा थी वो प्राकृत थी। कैसी थी? प्राकृत थी। अब बताओ कौन से धर्म की भाषा प्राकृत थी? जैन धर्म की थी या बौद्ध धर्म की थी? कौन से धर्म की थी? बौद्ध धर्म की। और पाली कौन से धर्म की थी? जैन धर्म की थी। याद रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में आता है भी 4 भाषाओं का जिन्होंने प्रयोग किया है। कौन सी? जो बर्मी, एक मिनट में बच्चों सही लिख लेना, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, और जो है कौन सी? अरमाइका मेरे बच्चों, और ग्रीक। ये लिपियां लिखी मेरे बच्चों। ये जो शिलालेख और स्तंभ मिले हैं वो इन भाषाओं में मिले हैं।
अगर ये बर्मी लिपि की बात करें, हमारे भारत की है मेरे बच्चों, भारत में मिले जितने वो किस में मिले हैं, बर्मी लिपि में मिले हैं। और ये जो कैसी है, हम कैसे लिखते हैं, अरे बाएं से दाएं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, बाएं से। बर्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है मेरे बच्चों। कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भारत में देखने को मिलेंगे आपको। इसमें जितने मिलेंगे बर्मी लिपि के जो मिलेंगे, आप तुम्हें शिलालेख या स्तंभ मिलेंगे, वो किस में मिलेंगे, बर्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। और ये किस कहां देखने को मिलेगी, भारत में मेरे बच्चों। उसके बाद अगर बात करें खरोष्टी लिपि, ये खरोष्टी लिपि है मेरे बच्चों, ये इसकी उल्टी हो जाएगी, दाएं से बाएं मिलेगी। ये दाएं से बाएं मिलेगी, दाएं से बाएं। और ये देखें तो पाक लिख देती हूँ, पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जो दाएं से बाएं लिखी मिलती है। अरमाइका की बात करें मेरे बच्चों, ये अफगानिस्तान में। अरमाइका की बात करें, ये किस में मिलती है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। और ग्रीक की बात करें तो ये कहां मिलती है मेरे बच्चों, तुर्की में, तुर्की में। लिखो, तुम लिखो, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें जुटानी है। तो तुम्हें और आम भाषा पूछे, अब सुनो मेरे बच्चों, अगर आम जनता की भाषा अगर पूछे भी, वहां जो अशोक के टाइम साम्राज्य में जो आम लोगों की भाषा थी वो कैसी थी, लोगों की भाषा लिख लो, याद रह जाएगी। लोगों की भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृत थी, प्राकृत थी। क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा भी कौन सी है, प्राकृत है। बौद्ध धर्म की भी भाषा कौन सी है, प्राकृत है। और जैन धर्म की कौन सी है, पाली है। लिख लिया मेरे बच्चों। अब सुनो, तुम्हें पहले सुनना है, जितना तुम सुनने पे फोकस करोगे ये तो तुम्हें हर कहीं मिलेगा। देखो, भारत की जो राजधानी क्या है मेरे बच्चों, नई दिल्ली है, कोई कह रहा है दिल्ली है, चलो जो भी, नई दिल्ली है, मान लेते हैं नई दिल्ली है। तो ये पहले कौन सी थी, कोलकाता से थी। और कोलकाता जो है मेरे बच्चों, कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई, सुन, अब तुम ध्यान से सुनो, कुछ नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चों को पता है, मेरे को पता है। अब सुनो मेरे बच्चों, यहां से जो है, सुनो, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है, कंफर्म है तुम्हें भी भारत की राजधानी दिल्ली है, इतना। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी मेरे बच्चों, कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई है मेरे बच्चों, वो 1911 में घोषणा की गई थी। हाँ, शिफ्ट 12 में हुई है, 1912 में शिफ्ट की है मेरे बच्चों। घोषणा कब की गई, 1911 में। किसने की, जॉर्ज पंचम के द्वारा। ये क्या शायद इंग्लिश में है, पता नहीं, हिंदी में एक लेसन भी है 9th 10th क्लास का है, जॉर्ज पंचम ने की थी। और ये जो मेरे बच्चों अभी शुक्रवार को कौन सी तारीख पड़ी थी, वे उस दिन न्यूज़पेपर में आई थी और लिखा था उस पे भी आज के दिन जो है दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था। शुक्रवार को कौन सी तारीख, 11 था, अरे 11 दिसंबर थी। रीजनिंग कर रहे हो, कर सकते हो। 11 दिसंबर को शिफ्ट किया गया था, याद रखना मेरे बच्चों, ये 11 दिसंबर को शिफ्ट की गई थी, याद रखना। तुम ऐसे न्यूज़पेपर देख लिया करो, मेन हेडिंग पढ़ लिया करो, बहुत सारी बातें आ जाएगी तुम्हारी। 11 दिसंबर को की थी, 12 थी, अच्छा 12 दिसंबर को था, हाँ मेरे बच्चों, तो 12 दिसंबर कर लेना भी। शुक्रवार वाले दिन मेरे को पता है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें सीधा ही एक लाइन लिखी थी भी आज के दिन दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी थी। 12 को पढ़ रहा था क्या, हाँ, तो 12 दिसंबर को दिल्ली जो है कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो 1912 याद रह जाएगा तुम्हें, 12 दिसंबर को। क्लियर है, अरे क्लियर। अब बता दो कोलकाता किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। चलो, और भारत की मुद्रा क्या है रे, रुपया। पैसा नहीं है, पैसा भी तो है उसमें। चलो मेरे बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है बच्चों, ठीक है। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। उसके बाद बताओ अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और अफगानिस्तान जो है इसकी मुद्रा क्या है, अफगानिस्तान रुपया, ठीक है। उसके बाद तुर्की है, इसकी राजधानी क्या है मेरे बच्चों, अंकारा,
तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। मुद्रा कोई बच्चा बता सकता है? बता दो, मेरे तो अब ध्यान में नहीं आ रही, किसी बच्चे को पता हो। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद है। और इनकी मुद्रा जो है रुपये है मेरे बच्चों, अफगान रुपया जुड़ जाएगा, पाकिस्तान रुपया जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद ये कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं? 4 भाषाओं में। बर्मी लिपि जो कहाँ कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। अपने पे मान लेना भी, हम जैसे कैसे लिखते हैं, कई मान लो ये दाएं हाथ वाले तो हो सकते हैं, दाएं बाएं हाथ वाले, परंतु लिखते कैसे हैं? हम इस साइड से शुरू करते हैं और उस साइड जाते हैं। और जो है ख्रोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, क्लियर। उसके बाद जो है अरमाइका लिपि है, ये अफगानिस्तान में लिखे मिले शिलालेख, और जो है ग्रीक है वो तुर्की जैसे देशों में देखने को मिले थे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, इन शिलालेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले कब किया गया? अशोक के शिलालेख जो है सबसे पहले कब पढ़े गए थे? तो 1750 में टी पैंथलन नाम का एक व्यक्ति, इन्होंने सबसे पहले 1750 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के क्या? ठीक है, पढ़े मेरे बच्चों जेम्स प्रिंस, तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी। अशोक के शिलालेख जो सबसे पहले खोजे गए थे मेरे बच्चों, वो 1750 में खोजे गए थे। और किस व्यक्ति के द्वारा? टी पैंथलर नाम का था। टी पैंथलर नाम का एक व्यक्ति था, 1750 में खोजे गए थे। हाँ, इसको पढ़ने का काम किया था। चलो मेरा इससे आगे पीछे हो गया, नेक्स्ट बताते तो तुम्हें फिर गौर करते मैं। चलो, अशोक के जो शिलालेख है सबसे पहले खोजे गए थे वो 1750 में खोजे गए। और किस व्यक्ति के द्वारा खोजे गए? टी पैंथलर नाम के व्यक्ति के द्वारा खोजे गए थे। आगे नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों। अशोक के जो शिलालेख थे मेरे बच्चों, इसको सबसे पहले पढ़ने का काम किया था, पढ़े गए थे। चलो सीधा ही लिख लो तुम। वो किसने पढ़े? कब पढ़े? 1837 ईस्वी में पढ़े। किसने? जेम्स प्रिंस था मेरे बच्चों, जेम्स प्रिंस 1837 में पढ़े गए थे। सबसे पहले पढ़ने का काम किया था वो 1837 में किया गया, और जो है खोजे गए वो 1750 में किए गए, क्लियर मेरे बच्चों। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे बच्चों? क्लियर है? चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों लिखो, इन्होंने, किसने? अशोक ने। किसकी बात चल रही है? अशोक ने एक श्रीनगर नाम का शहर बसाया। अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। श्रीनगर आप बता दो मेरे बच्चों कहाँ पड़ता है? हाँ, किसकी राजधानी है ये? जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर बसाया था, वो किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। क्लियर मेरे बच्चों? अगर पूछे श्रीनगर के जो संस्थापक जो थे श्रीनगर शहर बसाने के, वो कौन थे? अशोक थे। और इसने ये जो किसकी राजधानी है? श्रीनगर, वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर मेरे बच्चों। और जम्मू कश्मीर जो है मेरे बच्चों यूटी है या राज्य है? यूटी बन गया। अब 2019 से ये यूटी बन गया। अगर पूछे तुम्हें ये पहले क्या था मेरे बच्चों? राज्य था। क्या था पहले? ये राज्य था। अब ये 2019 कौन सी तारीख, प्रॉपर तारीख बता दो रही? 31 अक्टूबर है 2019 से ये क्या बन गया मेरे बच्चों? यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर से एक यूटी अलग और होगी मेरे बच्चों, कौन सी होगी? लद्दाख होगी। लद्दाख जो है इससे अलग हो गया। 2 यूटी बन गई मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह है मेरे बच्चों, लेह है। क्लियर है? अब बताओ 370 धारा कब हटा दी गई थी? 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई थी।
क्लियर है? 370 धारा अगर तुमसे पूछे, ये पूछ सकता है मेरे बच्चों, ये 5 अगस्त मेरे बच्चों 2019 में हटा दी गई थी। क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखो। अब आता है मेरे बच्चों भी जो इसका सबसे बड़ा शिलालेख, वो तो हम बाद में करेंगे, वन लीनियर क्वेश्चन है भी। इसका जो अशोक का सबसे बड़ा युद्ध की बात करें हम, तो कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। लिखो, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध में बच्चों, कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कौन देता रे? अरे क्या करना है अभी, कैंसिल? चलो, कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है? 13वां शिलालेख देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। कलिंग युद्ध की अगर जानकारी पूछे तो कौन सा शिलालेख देता है? 13वां शिलालेख देता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था मेरे बच्चों? कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 है बीसी में हुआ था। और किन किन के बीच में? अशोक और कलिंग का राजा खारवेल। खारवेल के मैंने हाथी गुफा लेख लिखाए थे, तुम्हें याद हो तो, अभी पीछे मैंने बताया, हमें जानकारी देता है खारवेल के हाथी। तो अशोक जो है, कलिंग का युद्ध किन किन के बीच में हुआ मेरे बच्चों? सीधा भी दे सकता है, वो कलिंग का राजा और अशोक के बीच हुआ था। क्लियर? और ये कलिंग अगर तुम्हें पूछे वर्तमान में कहां पड़ता है मेरे बच्चों? ओडिशा में। ये कलिंग का क्षेत्र है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे बच्चों 2023 ग्रुप डी में भी। कलिंग वाला क्षेत्र कहां पड़ता है वर्तमान में? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? ओडिशा की राजधानी क्या है? कल तो तुम सारे राज्य और राजधानियों की राजधानी याद करके आओगे, ताकि कोई दिक्कत ना आए तुम्हें जब मैं पूछूं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है मेरे बच्चों? भुवनेश्वर है। और ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र लगाया गया था ना? ओडिशा में इस्पात संयंत्र लगा ना? कौन सा लगा रही? अरे बताया अभी, नए बच्चे भी ना करे ऐसे, मैंने अभी बताया, पीछे शायद कोई जिक्र आया था, मैंने बताया तुम्हें। नहीं रोऊंगा मेरे बच्चों। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। अब सारे आगे, एक ही बच्चा है लास्ट में, बता दो फिर तुम। राउरकेला। जो ओडिशा में राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है मेरे बच्चों, वो कहां है? ओडिशा में। किस देश की सहायता से लगा? राउरकेला। लिख लो रे, ये राउरकेला जो है क्या है मेरे बच्चों? इस्पात संयंत्र है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, ये इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये हम सेकंड पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स में सेकंड पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, तो उसमें राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी। अगर पूछे राउरकेला इस्पात संयंत्र जो किस देश की सहायता से लगा, तो मेरे बच्चों ये जर्मनी की सहायता से। 4 लगे थे, चारों रिपीट हो गए। जिस बच्चे ने ध्यान दिया हो, भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, बोकारो वाला झारखंड में, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये बाकी 3, और दुर्गापुर वाला कौन सा? वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, इसके बीच में मेरे बच्चों अगर तुमसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भाई जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? कोई बच्चे को पता हो? अब मेरे याद आया, भाई जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी इसकी प्रोवाइड करवाती है, वो कौन सी पुस्तक करवाती है? ये शायद मैंने जिक्र किया तो हुआ है, पुराना क्यों, अब का नहीं है, करंट का नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है? राज तरंगिणी कराती है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी देती है, वो कौन सी पुस्तक देती है मेरे बच्चों? राज तरंगिणी देती है। कौन सी राज तरंगिणी? किसकी है रे? कल्हण की। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हण की है मेरे बच्चों, याद रखना है, लिख लो।
राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसकी है? कल्हण की है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार में। पूछो, लिखो तुम। राजतरंगिणी तू लिख लेना, वो जो तू अपनी भाषा से लिख, वो मेरी लैंग्वेज है। मैंने बोल दिया तुम्हें राजतरंगिणी है। लिखा मेरे बच्चों? ये कलिंग का जो युद्ध हुआ है मेरे बच्चों, इसमें किसका हृदय परिवर्तन हो जाता है? अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगर पूछे भी अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था वो किस युद्ध के बाद हो गया था, लिखो अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद हुआ था। युद्ध के बाद हुआ था, पहले होता तो होता ही नहीं कलिंग का युद्ध, है ना। और ही कुछ डिस्कस चल रहा है? चलो, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो किस युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध के। कब हुआ कलिंग का युद्ध? 261 BC में। कहाँ हुआ है? कलिंग में। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा वाला क्षेत्र है वो, कलिंग का क्षेत्र था। और कौन सा राजा था कलिंग का? खारवेल था। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस कलिंग हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया था? अगर तुम पूछे हृदय परिवर्तन के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लिख लिया मेरे बच्चों? अब इसके साथ ही तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन लिखने हैं भी। ये धर्म तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, परंतु बौद्ध धर्म की जानकारी किसने दी थी? लिखो, अशोक को बातें नहीं, क्या कर रहे हो तुम? बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाला किसका भतीजा था? अशोक का ही भतीजा था। जानकारी दी थी वो अशोक के भतीजे ने दी थी। भतीजे, सही लिखा होगा? भतीजे, भतीजा लिख लेना चाहिए, भतीजे लिख लेना, भतीजा लिख लो, भतीजा। क्या कर दिया? भतीजा लिख लो। और भतीजा कौन था मेरे बच्चों? नीग्रोथ। नीग्रोथ नाम का भतीजा था। उसका भतीजा था वो, नीग्रोथ नाम का उसका भतीजा था। और उसने किसकी जानकारी दी? बौद्ध धर्म की जानकारी दी। क्योंकि ये मेरे बच्चों जो है वो हरासमेंट हो गई थी। और जैसे मैंने तुम्हें द्रौपदी मुर्मू का बताया था थोड़ा सा भी, द्रौपदी मुर्मू को उनके बेटों की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और उसको लगा भी इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ओम शांति को अपनाया। वो ओम शांति माउंट आबू कुछ टाइम तक रही। और आपको पता है वो राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद वो माउंट आबू गई थी, उनको सम्मानित भी किया गया था। तो उन्होंने वहाँ से अपना माइंड सेट किया और वो राष्ट्रपति पद तक उन्होंने अपना सफर किया। ठीक है, तो वैसे ही अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और इसको ये लगा अब दुनिया में कुछ भी नहीं है, तुमने इतना गलत किया है, इतने लोगों को मारा है जिनका कसूर भी नहीं था। युद्ध में कौन मारे जाते हैं? बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जिनका कसूर होता है वो तो मरते ही नहीं, वो तो छिपते रहते हैं। वो तो अभी तक नहीं मरे। बॉम्बे वाला जो है हुआ था वो भी अभी घूम रहा है, तुम्हें पता है। अटैक हुआ है, हाँ हाँ, वो अभी घूम रहा है। और अब हुआ है, उसको क्या मार दिया? जो अभी लाल किले के सामने हुआ है, उसका भी कोई मास्टरमाइंड तो है ही कराने वाला, तो वो भी ऐसे घूम रहा है। तो कोई नहीं होता, तभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पीछे ये भी पढ़ नहीं रहा था। तेरे से मैं बाद में बात करती हूँ। देख, तो ये जो है मेरे बच्चों, इनके जैसे मैं तुम्हें क्या बता रही, मेरे दिमाग से निकल गया। लाल किले वाला बता रही थी, अरे और कुछ चल रहा था दिमाग में। चलो भाई देखो,
आगे आएगा तब बताऊंगी। तो इसकी जानकारी कौन देता है? नीग्रो जो है उस वो मेंटली हो गया था, उसके उत्तेजन ने कहा भी दुनिया में बहुत कुछ है, तुम ये इस रास्ते को अपना लो और तो है। परंतु उसे अशोक को बोध शिक्षा कौन देता है? ये भी क्वेश्चन लिखो। अशोक को बोध शिक्षा, बौद्ध धर्म शिक्षा जो दी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? जो है बौद्ध भिक्षुक था, बौद्ध भिक्षुक था मेरे बच्चों, और जो जिसका नाम था उपगुप्त। ये रे गुप्त, उपगुप्त सही लिख लेना मेरे बच्चों, मेरे से ये थोड़ी सी चलो मैं ठीक कर देती हूँ। उपगुप्त था मेरे बच्चों। तो ये पूछ सकता है भी उनको बौद्ध शिक्षा किसने दी थी? एक बौद्ध भिक्षुक था मेरे बच्चों, उपगुप्त नाम का, उसने उसे बौद्ध शिक्षा दी थी। शासन कब कर लिया था अशोक ने? 273 में आ गया था। ये तुम्हें एक छोटी सी कहानी है, पहले समझना फिर लिखना तुमने। अशोक ने 273 बीसी में वो शासन पाठ में आ गया था, परंतु उसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ है। परंतु उसके 2 भ्रमण रहे थे, बहुत फेमस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने अपने जो है राज्याभिषेक के बाद 10 वर्ष में जब उसके राज्य शासन पे राजगद्दी पे बैठे हुए 10 वर्ष हो गए थे, तो 10वें वर्ष किया था उन्होंने एक तो, और एक 20 वर्ष के बाद किया है। इतनी बात समझ में आई? क्या किया मेरे बच्चों? भ्रमण किए हैं। जो 10वें वर्ष के बाद किया था वो मेरे बच्चों इन्होंने बोध गया का किया था। कहाँ किया था? बोध गया का किया था। बोध गया कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बोध गया से महात्मा बुद्ध का क्या संबंध था तुम बताना। हाँ जी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी मेरे बच्चों, ये लिख लेना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे बच्चों। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता रे? बताओ रे। संबोधित। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? संबोधित। ज्ञान की, ये मैंने प्राप्ति कर दिया क्या? 1 मिनट मेरे बच्चों, 1 मिनट में सही कर देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वो अपने शासन में बैठने के बाद कितने वर्ष के बाद गया? 10वें वर्ष गया। ठीक है, 20वें वर्ष गया था वो लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? लुम्बिनी ये कहाँ पड़ता है? क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का क्या संबंध था लुम्बिनी से? पीछे देख के मत बताना, तुम सोचो। नेपाल में पड़ता, तो नेपाल से क्या संबंध था? उसका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था मेरे बच्चों? यहाँ जन्म हुआ था। कहते हैं यहाँ जब अशोक गया तो उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। टैक्स वगैरह लगते थे वो मुक्त कर दिया था। उन्होंने 2 भ्रमण किए थे, एक किसका? बोध गया का किया था, एक लुम्बिनी का किया था। लुम्बिनी ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नेपाल की राजधानी मेरे बच्चों काठमांडू। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सारक का। क्योंकि तुमसे मेरे को पता है तुम बताते नहीं। और सारक की स्थापना बताओ रे। 1985 में हुई है मेरे बच्चों। प्रॉपर डेट बता सकते हो किसी बच्चे को? बताओ। 8 दिसंबर 1985 को सारक की स्थापना की गई। एक संगठन है मेरे बच्चों, और जो है इसको, और इसमें कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है, और भारत के पड़ोसी देश शामिल है। क्या शामिल है मेरे बच्चों? भारत के पड़ोसी देश हैं शामिल हैं। और भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है उसमें? चीन और म्यांमार नहीं है। चीन और म्यांमार जो भारत के ऐसे 2 पड़ोसी देश हैं जो सार्क में शामिल नहीं है। बाकी 8 देश शामिल हैं। तो भारत खुद हो गया मेरे बच्चों, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और जो उसके बाद है बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और मालदीव द्वीप हो गया। मालदीव द्वीप है ना? हाँ, मालदीव द्वीप। 8 हो गए होंगे बस। ये सारे घूमते जाना, जैसे मैंने बताया अभी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर? ये सारे 8 देश शामिल है किसमें? सार्क में। क्लियर मेरे बच्चों? चलो, इसके बाद जो है मेरे बच्चों अगर बात करें, भी कलिंग का युद्ध हो गया और इन्होंने जीत लिया।
बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जो है ये बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो है किसको भेजता है रे? अशोक ने। तुमसे क्वेश्चन है ये, कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा मेरे बच्चों, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भी अशोक ने जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने किन को भेजा था? तो बेटा और बेटी को भेजा था। लिखो, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को भेजा था। तो अब आता है मेरे बच्चों, श्रीलंका की बाद में बात करेंगे, पहले इनके बेटा बेटी के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा है मेरे बच्चों महेंद्र है, बेटे का नाम क्या है? महेंद्र है। बेटी का नाम पूछे? सुंगमित्रा है। बेटी का नाम क्या है? सुंगमित्रा, और बेटे का नाम क्या है? महेंद्र है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी उसकी बेटे का क्या नाम था? महेंद्र था, और उसकी बेटी का क्या नाम था? सुंगमित्रा था। उनको जो है अपने बेटा और बेटी को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था मेरे बच्चे? श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका की राजधानी बता दो। 2 राजधानी है इसकी, कोलंबो है मेरे बच्चों, दूसरी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरा। और जो है जयवर्धनपुरा है, और भी है इसके साथ, बताओ। हाँ, कोटे। वेरी गुड भी सही बोला। कोटे जयवर्धनपुरा कोटे। तो ये 2 है मेरे बच्चों। जयवर्धनपुरम कोटे जो है, ये कोलंबो जो है, ये उनकी जो न्यायिक जो विदाई है, राजधानी है। ये पूछ सकता है तुमसे, जैसे मैंने तुम्हें पोलिटी पढ़ाई थी। और ये जो अगर पूछे तो उनकी कार्यकारी जो मान लो राजधानी है, वो कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरम पूरा कोटे है मेरे बच्चों। 2 राजधानियां याद रखना। और श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? राजधानी कौन सी? राजधानी तो होगी, मुद्रा कौन सी है मेरे बच्चों? मुद्रा श्रीलंका रुपया है मेरे बच्चों, लिख लो, मुद्रा श्रीलंका रुपया है। श्रीलंका रुपया, नाम जोड़ना, रुपया ही है। यहां से क्वेश्चन आएगा। अब तुम बताओ, श्रीलंका की जो पीछे प्रधानमंत्री थी या राष्ट्रपति थी, जो शेख हसीना, जो भाग गई थी श्रीलंका छोड़ के और हमारे यहाँ भारत में आके छुप गई थी, और अभी भी भारत में ही है ना? शेख हसीना कहाँ है? भारत में ही है। तो अभी कौन है मेरे बच्चों? बताओ रे, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तुम बताओ, ऐसी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए मेरे बच्चों। बताओ रे। अभी भी यहाँ का प्रधानमंत्री बना है। चलो लिखो, तुम तो बताते नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा। लिखो मेरे बच्चों, पहले श्रीलंका का जो राष्ट्रपति लिखो, प्रेसिडेंट लिखो, राष्ट्रपति लिखो मेरे बच्चों। जो यह महामहिम श्री बातें नहीं भी एक अनुरा कुमार है मेरे बच्चों। और इसकी जो प्रधानमंत्री पूछे, क्योंकि पूछ सकता है ना ये, प्रधानमंत्री यहाँ की पूछे तो प्रधानमंत्री है मेरे बच्चों हरिनी अमर सौर्या। लिखो, लिख तो लो, बताने का तो इतने में तो बच्चे इतने फास्टली होते हैं, तो ये सोचते रहते हो, एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहते हो। तो शेख हसीना थी, क्या थी वो? प्रेसिडेंट थी या सॉरी,
यहाँ भी दंगे हुए थे, चलो चलो मैं वो उसको लेगी, सॉरी भाई। तो श्रीलंका के जो दंगे हुए थे, बांग्लादेश की भागी थी भी शेख हसीना, वो हमारे भारत में है। श्रीलंका में जो दंगे हुए थे वो किसको लेके हुए थे? और एक श्रीलंका की मेरे बच्चों अर्थव्यवस्था जो चौपट हो गई थी, क्या रीजन था? सुनो, अब सुनो रे वो, अरे क्या बता दिया, सुनो। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मेरे बच्चों, उनकी बहुत स्थिति डाउन चली गई थी, उनकी अर्थव्यवस्था डाउन चली गई थी। वो उनकी थी, उन्होंने पूरे जो देश में जैविक खेती शुरू कर दी थी। क्या कर दी थी? पूरे देश में जैविक खेती करना शुरू कर दिया था, तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है चली गई थी। अभी हाल ही की घटना है। और अगर पूछे भी भारत और श्रीलंका के बीच में जो रेखा पड़ती है, कौन सी पड़ती है रे, क्या बोलती है उसको? लिखो, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो रेखा पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? राम सेतु बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। पाक जल डमरू बोलते हैं मेरे बच्चों, पाक है जल डमरू बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पाक है जल डमरू बोलते हैं और राम सेतु बोलते हैं। भगवान जो है राम, जो पुल बना था मेरे बच्चों, वानर सेना ने पुल जो पत्थर बिछाए थे, तो वो पुल यही कह रहे हैं। अभी देखिए, हमने नहीं है, हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बस बुक से पढ़ लिया, बांध लिया। पाक है जल डमरू, इसको राम सेतु भी बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, किन के बीच में पड़ता है? भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है अभी? अरे इतना क्लियर है? चलो आगे पढ़े, कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ही रहता है अब तो। लिखो, सबसे बड़ा शिलालेख लिखो, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां है क्या? 7वां है मेरे बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आया, ऐसे ही बताया गया। सबसे छोटा शिलालेख पूछे, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख पूछे, कौन सा रे? एक मिनट में बच्चों, शिलालेख पूछे तो लिखो रोमन देगी, रूमिन देगी। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, एक थोड़ा सा ये तुम्हें कहीं अलग मिलेगा, दे रूमी दे, रूमी मैथ डबल है मेरे बच्चों इसमें, रूमी देगी। जो सबसे छोटा शिलालेख पूछे रूमी देगी, और सबसे बड़ा पूछे 7वां है। वहां नाम नहीं पूछा, सीधा ही पूछा 7वां है। कितने शिलालेख है? 14 है। कितनी जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से मिले हैं। ये नंबर नहीं है मेरे बच्चों, सीधा लिखना इसको, नंबर नहीं लिखना, रूमी देगी को नंबर नहीं लिखना। मैंने तुम्हें जो जानकारी जो एग्जाम में पूछी गई वैसे ही बताया। क्लियर है? चलो आगे लिखो। इसने क्या बसाया? सांची का स्तूप। किसने बसाया? लिख लो, सांची का स्तूप भी लिखो मेरे बच्चों। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। करवाया था। और ये सांची का स्तूप कहां पड़ता है मेरे बच्चों? ये जिला पूछे, जिला रायसेन है मेरे बच्चों। और कहां पड़ता है ये रायसेन जिला? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये सांची का स्तूप अगर पूछे किस नोट पे है, तो किस नोट पे है? 200 के नोट पे फोटो बनी हुई है, देख लेना, क्योंकि यहां तक तो पता नहीं, हम नौकरी लगेंगे तब पहुंचेंगे ना, पैसे होंगे हमारे तब जाएंगे। स्तंभ लिखो मेरे बच्चों, अशोक के 7 स्तंभ, वो हम लिखने के काम करेंगे। उसमें 2-4 जो है मेन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कितने स्तंभ है?
अशोक के स्तंभ, स्तंभ लेख। शिलालेख क्या होते हैं बच्चों? शिला क्या होती है? पत्थर होते हैं, उसपे जैसे आज भी दीवारों पे लिखा होता है, पहले पत्थर होते थे। और स्तंभ क्या होते हैं? जो बनवाए हुए थे पिलर वगैरह, उस पे लिखे होते हैं स्तंभ। तो कितने हैं स्तंभ? 7 हैं मेरे बच्चों। कितने हैं? 7 हैं। कितनी जगह से मिलेंगे? 6 जगहों से मिलेंगे। इसमें हम मेन करेंगे, सारे नहीं करेंगे। लिखो लिखो, पहला प्रयाग का लिखो, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ये मेरे बच्चों कौसंबी में है। कौसंबी कहाँ है रे? कौसंबी कहाँ है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? अभी महाजनपद की राजधानी है, थी ना? कहाँ थी? बिहार में है कौसंबी। कहाँ है? बिहार में। कौसंबी सुनो, सुन लो पहले, 7वीं याद रखना मेरे बच्चों। प्रयाग स्तंभ जो लेख मिला है वो कौसंबी में था, परंतु कौसंबी से, सुन लो पहले फिर लिखना है तुम। कौसंबी से किसने उठाया? यहां से अकबर ने उठाया। मुगल बादशाह होगा मेरे बच्चों अकबर, जो अकबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। अकबर ने कौसंबी से वो शिलालेख स्तंभ उठाया और इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। जो है अकबर ने कहां इसको शिफ्ट कर दिया था? इस इलाहाबाद में, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था, स्थापित कर दिया था। ये स्थापित कर दिया था मेरे बच्चों। एक मिनट, मैंने जब स्थित कर दिया, स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया था, कर दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी, जो प्रयाग स्तंभ लेख था वो कहाँ, किसने जो इसे इलाहाबाद शिफ्ट किया? तो किसने किया? अकबर ने किया, जो मुगल बादशाह मेरे बच्चों 3रे नंबर का होगा, ये हुमायूं का बेटा होगा, बाबर का पोता होगा। ये बाद में बात करेंगे। इसने कहां से उठाया इसको? कौसंबी। कहां पड़ता है मेरे बच्चों? कौसंबी कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और शिफ्ट कहां किया गया? यूपी में। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सा मेला हुआ रे? महाकुंभ का मेला। महाकुंभ का मेला कितने साल के बाद लगता है? 144 वर्ष पे। और कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद। और महाकुंभ जो मेला लगा था प्रयागराज में, कितनी नदियां संगम बनाती है? 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती। क्लियर मेरे? और कब हुआ महाकुंभ का मेला? कब लगा था? 2025 में लगा, 24 में? क्योंकि अब अंत में आ गए तो हमें लग रहा वो 24 में ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में था ना, अब अंत आ गया। तो 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चला था 2025 में महाकुंभ का मेला, जो कहाँ? प्रयागराज में। क्लियर है? इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज। अरे समझ में आ रहा है? लिखो आगे। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख लिख सकते हो, स्तंभ लेख लिख सकते हो। दिल्ली टोपरा अभिलेख भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है स्तंभ लेख लिखा हो, अभिलेख भी लिखा मिल सकता है तुम्हें। अभिलेख जो है बच्चों, ये दिल्ली टोपरा कहां पड़ता है? ये अब सुनो, सुनने पर फोकस करना। ये टोपरा हमारे हरियाणा के अंबाला, अंबाला तो ये पहले था मेरे बच्चों, पहले सुनो। ये टोपरा अभिलेख जो था ना, ये हमारे हरियाणा में स्थित था, अंबाला में स्थित था, परंतु अंबाला से यमुनानगर अलग जिला बन गया। तो ये जो क्षेत्र पड़ता था ये कहां चला गया? यमुनानगर में चला गया। तो अंबाला और यमुना दोनों लिखना मेरे बच्चों। यमुनानगर, क्या पता दोनों ऑप्शन में तुम्हें एक दे दे, यमुनानगर ना दे कि वो अंबाला दे दे, तो अंबाला पे टिक करना है। अगर दोनों साथ दिया तो यमुनानगर पे जाना, क्योंकि वर्तमान में ये स्थान कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। क्लियर मेरे बच्चों? यहां से ये शिलालेख जो यहां पड़ता था, परंतु यहां से किसने उठाया? तुगलक वंश के शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ने उठा के और इसे कहां शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में शिफ्ट किया। कहां शिफ्ट किया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये तुगलक वंश का राजा है मेरे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने फतेहाबाद को बसाया, हिसार को बसाया। क्वेश्चन आता है तुम्हारे। और फतेहाबाद को उन्होंने, इसका ही बेटा था फतेह खां, उसके नाम पे फतेहाबाद का नाम रखा गया।
तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी टोपरा अभिलेख कहाँ था? अंबाला यमुनानगर में था। अंबाला मैंने बता दिया, यमुनानगर अलग हो गया तो वहां स्थित है। वहां से उन्होंने हटा के इसको कहाँ शिफ्ट किया? दिल्ली में शिफ्ट किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? अरे क्लियर? आगे लिखो मेरे बच्चों, दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख। अब मेरे बच्चों अब सुनना, ये मेरठ में स्थित था। किसका है ये? अशोक की बात कर रहे हैं हम। मेरठ में स्थित था, परंतु मेरठ कहां पड़ता है मेरे बच्चों? यूपी में। मेरठ से हटा के दिल्ली शिफ्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ जो अभिलेख है मेरे बच्चों, ये मेरठ में था। मेरठ यूपी में पड़ता है। यहां से उठाया और दिल्ली शिफ्ट कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने शिफ्ट किया मेरे बच्चों? फिरोज शाह। और एक कौन सा किया उन्होंने? टोपरा वाला, जो टोपरा हमारे हरियाणा में पड़ता था। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो। तीनों के तीनों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी तीन और लिखो। एक है रामपुरा मेरे बच्चों, रामपुरवा। ये चंपारण बिहार में पड़ता है, परंतु चंपारण से क्वेश्चन आता है, वो मैं बताऊंगी तुम्हें। एक है रामपुरवा स्तंभलेख लेख। ये कहां पड़ता है मेरे बच्चों? चंपारण में। चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में स्थित है। एक और लिखो, ये तीन है मेरे बच्चों। एक है लोरिया, लिखो लोरिया अरेराज, और एक लोरिया नंदगढ़ है मेरे बच्चों। ये तीनों के तीनों कहां? चंपारण बिहार में है। एक लोरिया अरे राज है मेरे बच्चों। एक लोरिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, परंतु चंपारण से बनता है मेरे बच्चों, तो ये बताऊंगी। नंदगढ़ मेरे बच्चों। ये सारे के सारे कहां पढ़ते हैं? चंपारण बिहार में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? चंपारण बिहार में पढ़ते हैं। लिखो लिख लिया मेरे बच्चों? लिख लिया? अब बताओ मेरे बच्चों, एक चंपारण विद्रोह हुआ था ना, आगे हम पढ़ेंगे। चंपारण विद्रोह, चंपारण विद्रोह हुआ था, वो किसको लेके हुआ था? नील की खेती को लेके हुआ था। नील की खेती को लेके हुआ था। और ये चंपारण विद्रोह ये एग्जाम में बहुत बार आता है, क्योंकि महात्मा गांधी का था। कौन सा था महात्मा गांधी का? पहला या दूसरा था? पहला नहीं था, दूसरा था। खेड़ा जो है मेरे बच्चों इसके बाद आएगा। हाँ, 16 महात्मा गांधी 15 जनवरी 1915 को हमारे भारत में आते हैं। तो हम 9 जनवरी, सॉरी मैंने 15 जनवरी बोल दिया, 9 जनवरी को 1915 को भारत में आते हैं। कहाँ से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। वहां वो वकालत कर रहे थे और वहां से लौटते हैं। तो हम 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी। तो मैंने कहा महात्मा गांधी आए, कब आए? 1915 में आए। फिर वो खड़े हुए 16 में, तो खेड़ा जो है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? चप्पल पहने, तो चंपारण है मेरे बच्चों। ये कब है? चंपारण विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। याद रखना, ये सारे हम इकट्ठे बाद में करेंगे। क्लियर? अरे क्लियर? तो याद रखना मेरे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसको लेके हुआ था? नील की खेती को लेके हुआ था। क्लियर? अब थक गए मेरे को लगता है, 2-4 बातें और थी, परंतु चेहरे मुरझा गए। तो याद है, रिवीजन तो हमने किया ही नहीं है, हमने तो टेम पे है ना। चलो मेरे बच्चों, इनको बार बार कर लोगे। मैंने ऑलमोस्टली तुम्हें जितनी बातें थी वो लगभग तुम्हें कलेक्शन दे दिया है। इसके बाद तुम कोई बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें लगभग याद है
रह जाएगा। ठीक है, और बार बार रिवीजन करना। मेरे बच्चों एग्जाम आ रहा है सर पे, पहले कहते थे ना सर पे आ गया एग्जाम, तो सर पे आ गया और कभी भी आ सकता है। तो और दूसरा मेरे बच्चों, तुम आपकी बार जो पीछे सीटी की तरह मत करना, अपने कागजात है वो बना लेना टाइम टाइम पे। ठीक है, बाद में कोई EWS कैटेगरी का है, कोई SC का है, कोई ST का है, तो बाद में तुम्हारी दिक्कत हो तो वो सारे कागजात सही बना के रखना। थैंक यू मेरे बच्चों।